को प्रभावित करने वाले कारक। उनमें देखो कई कारक है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, तो एक एक का अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है क्रिया कारकों की सांद्रता। क्रिया कारकों की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्रिया कारकों की सांद्रता बढ़ाने पर, अरे बोलो मत बीच में, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। सांद्रता बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि सांद्रता बढ़ाने का मतलब है कि इकाई आयतन में क्रिया कारक के अणुओं की संख्या बढ़ गई, और जब क्रिया कारक के अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, अणुओं की संख्या बढ़ेगी, तो उनके मध्य होने वाली टक्करों की संख्या भी बढ़ जाएगी। टक्करों की संख्या भी बढ़ जाएगी, और टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो तेजी से किसमें बदलेंगे? उत्पाद में। इसलिए अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। वैसे भी लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम, LMA के अकॉर्डिंग हम जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्रिया कारक की सांद्रता। तो देखो भाई इसमें हाँ, क्रिया कारक की सांद्रता डालो और इसमें लिखो क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ाने पर, क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है क्योंकि सांद्रता में वृद्धि से क्रिया कारक के अणुओं के मध्य, सांद्रता में वृद्धि से क्रिया कारक के अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। क्रिया कारक के अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, और उत्पाद तेजी से बनने लगते हैं, और उत्पाद तेजी से बनने लगते हैं, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाती है। ये लिख लो शॉर्ट में।
दूसरा इफेक्ट आता है दाब का प्रभाव। देखो दाब का जो प्रभाव है वो केवल गैसीय अभिक्रियाओं पर पड़ता है, गैसीय अभिक्रियाओं पर। आप दाब बढ़ाओगे तो देखो क्या होगा। मान लीजिए जैसे ये एक पात्र है, इस पात्र में एक क्रियाकारक के अणु, अब हम क्या करते हैं, इस पात्र में क्रियाकारक के अणुओं पर दाब बढ़ाते हैं। एक पिस्टन लगाकर दाब बढ़ाता हूं मैं। इससे प्रेशर डाला इस पर, तो ये जो अणु दूर दूर थे ये अणु क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। ये अणु क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। जब ये पास पास आएंगे तो इनके मध्य टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दाब बढ़ाने पर क्रियाकारक के अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, इस कारण से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। और वैसे भी देखो गैसीय अभिक्रियाओं के लिए हम सांद्रता के स्थान पर आंशिक दाब ही काम में लेते थे। साम्य अवस्था वाले चैप्टर में अपन ने केपी और केसी पढ़े थे, केपी और केसी में संबंध। तो एक तरह से जो दाब था ना, वो दाब भी सांद्रता को व्यक्त करता है। क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों की? पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी। अब मैं इस, कौन बोल रहा है बीच में, क्या जरूरत आ गई बोलने की? आयतन को इधर ले जाता हूं, P बराबर एन अपॉन वी आर टी। एन अपॉन वी क्या है, इकाई आयतन में मोलों की संख्या। तो एक तरह से सांद्रता ही है, तो P बराबर सांद्रता, भाई एन अपॉन वी क्या है, सांद्रता इंटू आर टी। अब देखो निश्चित ताप पर, ताप को निश्चित कर दिया, ताप भी निश्चित है, आर का मान भी निश्चित होता है, तो P किसके समानुपाती हो जाएगा, सांद्रता। इसका मतलब दाब बढ़ाने पर एक तरह से आप सांद्रता ही बढ़ा रहे हो। भाई इकाई आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। सांद्रता क्या होती है, इकाई आयतन में क्रियाकारक के अणुओं की संख्या ही तो होती है। तो जैसे ही दाब बढ़ाओगे अणु पास पास आ जाएंगे, तो इकाई आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे टक्करों की संख्या भी बढ़ जाएगी और अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। एक तरह से यही वाला इफेक्ट है। पर ये गैसीय अभिक्रियाओं के लिए, जहां क्रियाकारक है जो किसमें, गैसीय अवस्था में, तो गैसीय अवस्था में अपन सांद्रता के स्थान पर आंशिक दाब की बात करते हैं, इस कारण से। तो लिखो इसमें दाब का प्रभाव गैसीय अभिक्रियाओं पर पड़ता है। दाब का प्रभाव गैसीय अभिक्रियाओं पर पड़ता है। दाब बढ़ाने पर क्रियाकारक अणुओं के मध्य दूरी कम हो जाती है, दूरी कम हो जाती है। और उनके मध्य टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, और उनके मध्य टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है।
में दाब के प्रभाव में ये चित्र बना लो। ये भी लिख लो, ये संबंध सांतर अब उतार लिए। और देखो तीसरा जो कारक है वो है क्रिया कारक वह उत्पाद के अणुओं की प्रकृति पर या उत्पाद की प्रकृति, इन पर भी अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो अभिक्रिया, जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो क्रिया कारक के अणुओं के मध्य के जो बंध होते हैं वो तो टूटते हैं और उत्पाद के अणुओं के मध्य बंध बनते हैं। तो उत्पाद का निर्माण होता है तो नए बंधों का निर्माण होता है और पुराने बंधे जो टूटते हैं। तो क्रिया कारक व उत्पाद की विशिष्ट प्रकृति पर भी अभिक्रिया का वेग क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे ये दो अभिक्रिया देखो, एक तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड की प्लस is given to 2CO2 और एक ये है तो ये अभिक्रिया तो तीव्र गति से होती है, ये अभिक्रिया मंद गति से। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पर उपसहसंयोजक बंध, दो सहसंयोजक और एक उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है। तो यहाँ पर बंध टूटने में क्या होता है, टाइम लगता है। तीन बंध तो टाइम लगेगा, जबकि यहाँ पर दो ही बंध होते हैं, इस कारण से ये थोड़ा जल्दी टूट जाता है। तो अभिक्रिया का वेग यहाँ तो क्या रहता है, तीव्र, और यहाँ क्या रहता है, मंद। तो अभिक्रिया का वेग किस चीज पर निर्भर कर रहा है, क्रिया कारकों की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है ना। अभिक्रिया तो दोनों ही एक जैसी है, दोनों ही अभिक्रिया एक जैसी है, लेकिन वेग क्यों अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर इनके मध्य के बंधों को टूटने में टाइम लग रहा है, क्योंकि तीन बंध है, दो सहसंयोजक और एक उपसहसंयोजक, जबकि यहाँ पर इनके मध्य डबल बॉन्ड था तो वो थोड़ा जल्दी टूट जाता है, इसलिए अभिक्रिया तेजी से होती है। ठीक है ना। ऐसे ही और किस चीज पर, उत्पाद की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। उत्पाद की प्रकृति पर कैसे, जितना ज्यादा स्थायी उत्पाद बनता है अभिक्रिया का वेग उतना ही तेज होगा। रेट ऑफ रिएक्शन
किसके समानुपाती होती है? उत्पाद के स्थायित्व की। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद के स्थायित्व। मतलब अगर आपका उत्पाद स्थायी है तो अभिक्रिया तेजी से होगी, और अगर आपका उत्पाद है जो कम स्थायी है तो वो अभिक्रिया धीमी गति से, क्योंकि प्रत्येक चीज स्थायित्व चाहती है, प्रत्येक चीज के चाहिए स्थायित्व चाहती है। तो जैसे इस रिएक्शन को एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली रिएक्शन है, ऑर्गेनिक में अपन पढ़ते हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड याद है कि नहीं? किसी पीछे भूल भाल गए? कार्बोक्सिलिक एसिड के उदाहरण एक दो याद है? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, जिनमें COOH है। तो इनकी अगर अपन जैसे अम्लीय प्रकृति को देखते हैं, इधर देखो, एक तो HCOOH और एक CH3COH। इधर देखो बेटा, जब ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करेंगी, मतलब अपना H+ आयन त्यागेंगी, तो इधर तो बनता है HCOO- और H+ आयन निकल जाता है, और इधर क्या बनेगा? CH3POO- और H+ आयन निकलेगा। अब इनमें से ये वाली अभिक्रिया तो तीव्र होती है और ये वाली मंद। क्या रीजन है इसका? इसका रीजन है ये उत्पाद का स्थायी। दोनों में H+ आयन के आगे जा रहे हैं, अभिक्रिया एक जैसी है, लेकिन जो HCO- रहता है इसका स्थायित्व तो अधिक होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का ना तो प्लस आई इफेक्ट है ना माइनस आई इफेक्ट है। हाइड्रोजन का कोई सा भी इफेक्ट नहीं है, ना प्लस आई ना माइनस आई। जबकि CH3 का कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई। तो ये क्या करता है? यहाँ पर धक्का लगाता है इनको, इलेक्ट्रॉनों को। प्रेरणिक प्रभाव पढ़ा था ना 11वीं क्लास में? प्रेरणिक प्रभाव की कोई गूंजी थी या नहीं? बेटा बहुत पछताओगे, भूल तो गए। तुम्हारी गलती है, तुमको घर बैठ के पढ़ना चाहिए था वैसे भी। तुम लोगों ने तो ये सोचा कि मजे हो गए, अब छुट्टी, अब पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। चलो प्रमोट हो गए, फिर उससे क्या फायदा हो जाता? प्रमोट होने से मान लो तुम 12वीं पास हो जाते, फिर उससे क्या फायदा हो जाता? आगे तो कुछ सीखते तो है नहीं। पहले तो अपनी ये जो वो होता है ना, नियत मान लो या उद्देश्य मान लो, उसको सही रखो कि हमें पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि हमें कुछ सीखना है, आगे जाके उसको यूज में लेना है। पास होने की चीज कोई मत देखो कि पास होना है, कोई टीप के पास होने की सोच रहा है, कोई सोच रहा है प्रमोट हो जाए। नियति मतलब अपना जब उद्देश्य ही खराब है, एम ही खराब कर रखा है, तो फिर आगे क्या फायदा? यहाँ पर देखो, अरे एल्केन समूह जो होता है उसका प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाता है। धक्का लगाएगा तो यहाँ पर ये देखो नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉनों को धक्का लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इस पर आवेश बढ़ जाएगा। और यहाँ पर ना तो कोई धक्का लगाने वाला समूह है और ना ही खींचने वाला समूह है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जितना है उतना ही रहेगा। तो मैंने एक चीज बताई थी 11वीं क्लास में, वो तो याद होगी कि जो स्थायित्व होता है वो आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज तो मैंने तो ऊपर लिखवाई थी कॉपी में कि किसी भी स्पीसीज का स्थायित्व आवेश के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब किसी भी आयन का अगर आवेश ज्यादा है तो उसका स्थायित्व घट जाएगा। तो यहाँ पर देखो आवेश बढ़ रहा है तो इसका स्थायित्व क्या है? कम होगा। यहाँ पर आवेश बढ़ नहीं रहा ना घट रहा है, तो इसकी तुलना में ये कम स्थायी होगा, क्योंकि आवेश ज्यादा है तो ये कम स्थायी है। कम स्थायी है तो ये कम ही बनेगा, तो ये अभिक्रिया क्या होगी? धीमी होगी। जबकि यहाँ पर इसका स्थायित्व इससे ज्यादा है तो ये तेजी से बनेगा, इसलिए इस अभिक्रिया की गति क्या होगी? धीमी। तो ये वाला कारक भी डिपेंड उस पे कर रहा है। एक अभिक्रिया की प्रकृति, जैसे एक तो अभिक्रिया होती है सहसंयोजक यौगिकों के मध्य, और एक होता है कि आयनिक यौगिकों के मध्य अभिक्रिया हो। किसके मध्य हो? आयनिक यौगिकों के मध्य हो। जैसे इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छा एग्जांपल है
मैं ये MnO4 माइनस जानते हो ना क्या है? MnO4 माइनस KMnO4, तो KMnO4 में से K हटा दिया, MnO4 माइनस। यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? कुछ नहीं आता। अरे निकालना नहीं जानते, इसकी x मान लो, ऑक्सीजन की -2 होती है, 4 है तो -8 -1 तो x बराबर +7। अब इस MnO4 माइनस की रिएक्शन एक तो आप Fe+2 से कराओ और इसी MnO4 माइनस की रिएक्शन ऑक्सीलेट से कराओ C2O4 -2 से, ऑक्सीलेट आयन से। तो यहाँ पर तो क्या होता है, ये Fe है जो Fe+3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये Mn+2 में अपचयित हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपका ऑक्सीलेट है ये कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो गया और यहाँ पर ये इसका क्या हो गया, Mn+2 में। तो देखो रिएक्शन तो सेम है, दोनों में मैग्नीज का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ पर ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर +2 में, दोनों में अपचयन हो रहा है। लेकिन ये अभिक्रिया तो तीव्र गति से हुई है और ये अभिक्रिया मंद गति से। तो क्या रीजन है इसका कि यहाँ पर तो ये आयनिक यौगिक था भाई, FeCl2 होगा या FeO होगा, जो भी होगा आयनिक प्रवृत्ति है। यहाँ पर इनमें क्या है, ऑक्सीलेट ऑक्जेलिक एसिड से मिलता है COH और हमें पता है ये कैसा है, सहसंयोजक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक के सहसंयोजक। तो यहाँ पर तो आयन क्रिया कर रहे हैं, तो आयन तो तेजी से क्रिया करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, पहले इनके बीच के बंध टूटेंगे और फिर नए बंध बनेंगे। बंधों के बनने और टूटने में क्या लगेगा, टाइम। तो इसलिए ये अभिक्रिया क्या होगी, मंद गति से। तो चीज आई समझ में कि क्रिया कारक और उत्पाद की प्रकृति पर अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से निर्भर करता है। ये तीन चीजें मैंने बता दी, एक तो इनके बीच के विशिष्ट बंधों के टूटने पर, दूसरा उत्पाद के स्थायित्व पर और तीसरा क्रिया कारक अणुओं की प्रकृति पर कि वो आयनिक प्रकृति के या सहसंयोजक। ये तीनों चीजें ही आपके अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती हैं, ठीक है ना। तो पहले तो लिख लो, फिर ये एग्जाम्पल उठा देना और इन चीजों को याद ही रखना भाई, पूरी केमिस्ट्री में। देखो रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक में उपस्थित पुराने बंध टूटते हैं। क्रिया कारक में उपस्थित पुराने बंध टूटते हैं तथा उत्पाद में नए बंधों का निर्माण होता है। उत्पाद में नए बंधों का निर्माण होता है। देखो अभिक्रिया का वेग, हाँ इसी में अभिक्रिया का वेग इन विशिष्ट बंधों के, अभिक्रिया का वेग इन विशिष्ट बंधों के टूटने व बनने पर भी निर्भर करता है। टूटने व बनने पर भी निर्भर करता है।
अब उतार लो, ये तीनों एग्जाम्पल उतार ले पूरा, मतलब हाँ सारा ही उतार लो तीनों। ये नहीं हटा, किसने कहा ये हटा है? अपने अक्कल मत लगाया करो अपने मन से, या तो उसको कंफर्म करो, देखो ये टॉपिक नहीं हटा है, इसके बाद ये लास्ट तुम्हें तो सारा ही पढ़ना है। 11वीं भी हटा दी, 12वीं भी हटा दी। अरे लड़कियां, हाँ भाई अगला है
अगला आता है क्रिया कारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला जो फैक्टर है क्रिया कारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्रिया कारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब एक तो अणु ऐसा हो कि ठोस रूप में हो पूरा पत्थर की तरह, और एक इस ठोस को अपन बारीक पीस में फिर चूर्णित कर लेते हैं। तो किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा? ये चूर्णित कर लिया, इसको फैला दो तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा इसकी तुलना में। तो ये अणु है जो तेजी से क्रिया करेंगे, एक एक अणु अलग अलग हो जाएगा ना पार्टिकल से, तो तेजी से क्रिया करेंगे क्योंकि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? अधिक हो गया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर भी, क्रिया कारक के अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दो, चूर्णित कर दो। इसलिए तो अपन जितने भी क्रिया कारक लैब में जो आपके रिएक्टेंट रखे हुए हैं उन वो सब चूर्णित अवस्था में, पाउडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में। अरे जितने भी क्रिया पदार्थ हैं लैब में रखे रहते हैं उनको या तो पाउडर फॉर्म में बदल रखा है या उनको लिक्विड फॉर्म में रख रखा है जो विलीन अवस्था में रहते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा? इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तेजी से क्रिया करते हैं, सॉलिड फॉर्म में नहीं रहते। ठीक है ना? वैसे ही एग्जांपल देख लो, एक तो तुम लोग मिश्री आती है ना, वो मिश्री लो, और एक तुम बारीक पिसी हुई चीनी लो। तो वो बारीक पिसी हुई चीनी पानी में जल्दी घुलेगी या वो मिश्री जल्दी घुलेगी? चीनी घुलेगी। मिश्री के लिए तो टाइम लगेगा ना। तो इसका मतलब क्यों? क्योंकि वो बारीक जो चीनी पिसी है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? अधिक हो गया, चूर्णित फॉर्म में। वो सारे अणु तेजी से क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। इसमें तो पहले ऊपर के अणु क्रिया करेंगे, फिर वो हटेंगे, वो भूल जाएंगे, उसके बाद नीचे के जो अंदर के अणु है वो क्रिया करेंगे। तो धीरे धीरे होगी। यहाँ सारे के सारे अणु है जो संपर्क में आ जाते हैं पानी के, तो तेजी से हो जाते हैं। ठीक है ना? तो देखो इसमें क्रिया कारक के अणुओं का, क्रिया कारक के अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्रिया कारक के अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर उनके अणुओं के मध्य होने वाली, उनके अणुओं के मध्य होने वाली उनके अणुओं के मध्य होने वाली टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है। टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है। जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है।
अगला कारक आपका आता है उत्प्रेरक का प्रभाव। पांचवा फैक्टर है उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक क्या है? वह बाह्य पदार्थ जो स्वयं अपरिवर्तित रहकर अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। तो उत्प्रेरक क्या करता है? जैसे आपके अभिक्रिया की प्रकृति, इधर ये ऊर्जा, एक अभिक्रिया जो इस प्रकार से होती है, जो आपकी क्रिया कारक है, यहाँ पर ये क्रिया कारक है A प्लस बी। A प्लस बी के मध्य जब टक्कर होती है, टक्कर होने पर एक उच्च ऊर्जा वाले सक्रिय संकुल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर सक्रिय संकुल का निर्माण होता है। ये क्या बना? सक्रिय संकुल। और सक्रिय संकुल ही फिर बाद में किस में बदल जाता है? उत्पाद में बदल जाता है, C प्लस। अब यहाँ पर देखो, ये तो आपके क्रिया कारकों की ऊर्जा हो गई, ये किसकी ऊर्जा हो गई? उत्पाद। क्रिया कारक को सक्रिय संकुल बनाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा को बोलते हैं अपन सक्रियण ऊर्जा। ये यहां से यहां तक की ऊर्जा। क्रिया कारकों को सक्रिय संकुल में बदलने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, EA, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है। और यहां पर ये जो इनकी ऊर्जा रहती है, ये इनकी गतिज ऊर्जा, इनकी खुद की ऊर्जा रहती है, आंतरिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा मान सकते हैं, जो इनमें विद्यमान रहती है। और किसी अभिक्रिया को कराने के लिए टोटल जो जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, कुल जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, भाई यहाँ से यहाँ तक की, ये तो इनकी आंतरिक ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, और यहाँ से यहाँ तक क्या है? सक्रिय ऊर्जा। इस टोटल एनर्जी को बोलते हैं दहली ऊर्जा। इस ऊर्जा को क्या बोलते हैं? दहली ऊर्जा, हर्सोल्ड एनर्जी। दहली ऊर्जा क्या है? किसी अभिक्रिया को कंप्लीट कराने के लिए या क्रिया कारकों को उत्पाद में बदलने के लिए जिस निश्चित ऊर्जा की या कुल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को अपन बोलते हैं दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा दो ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है, सक्रियण ऊर्जा प्लस गतिज क्रिया कारक के अणुओं की गति या आंतरिक, इसके बराबर होती है। ये दोनों ही क्वेश्चन आ चुके हैं। सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं, दहली ऊर्जा किसे कहते हैं, बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। अब देखिए उत्प्रेरक का क्या प्रभाव होता है। उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया के पथ को परिवर्तित करता है। ये अभिक्रिया इस पथ से हो रही है तो उस रास्ते को छोटा कर देता है, पथ को परिवर्तित कर देता है। ये पथ तो है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति। अब जैसे ही इसमें हम उत्प्रेरक डालते हैं, उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया के पथ को छोटा कर देता है इस तरह से। तो अब देखो, पहले इन क्रिया कारकों को सक्रिय संकुल बनाने के लिए यहां से यहां तक की ऊर्जा चाहिए थी, सक्रिय ऊर्जा का मान अधिक था। अब यहीं तक चाहिए, बस यहीं पर बन जाएगा सक्रिय संकुल।
तो सक्रिय ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में कम हो गया, इसको एक तो सिर्फ ये एक ये दो, तो सक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो गया? कम। अब जिन मॉलिक्यूल्स टक्कर से कम ऊर्जा भी मिल रही है तो भी वो किस में बदल जाएंगे? उत्पाद में बदल जाएंगे। ज्यादा अणु किस में बदल जाएंगे? उत्पाद में, क्योंकि बस यहां तक पहुंचना है, यहां तक नहीं पहुंचना, इस वाले शिखर को पार नहीं करना, इसी शिखर को पार करना है। तो ज्यादा से ज्यादा अणु इतनी ऊर्जा प्राप्त करके किस में बदल जाएंगे? उत्पाद में। तो उत्प्रेरक क्या कर रहा है? अभिक्रिया के पथ को परिवर्तित कर देता है, छोटा कर देता है, जिसके कारण अभिक्रिया तेजी से होने लग जाती है। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। बढ़ क्यों जाता है? क्योंकि उत्प्रेरक अभिक्रिया के पथ को परिवर्तित कर देता है या छोटा कर देता है, इस कारण से। ठीक है, तो उत्प्रेरक का इफेक्ट समझ में आ गया। एग्जाम्पल वही अभिक्रिया ले लेना जो हमेशा लेते आ रहे हो, N2 + 3H2 2NH3। इसमें उत्प्रेरक Fe और है ना, उत्प्रेरक वर्धक है। तो लिखो, पहले लिख लो फिर बना लेना। ये तो वह बाह्य पदार्थ, वह बाह्य पदार्थ जो स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए, जो स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए अभिक्रिया के वेग को, स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। उत्प्रेरक कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। तो देखो, उत्प्रेरक अभिक्रिया के पथ को परिवर्तित कर देता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के पथ को परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है। जिसके कारण सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है और अधिक से अधिक क्रियाकारक के अणु, अधिक से अधिक क्रियाकारक के अणु उत्पाद में बदल जाते हैं। अधिक से अधिक क्रियाकारक के अणु उत्पाद में बदल जाते हैं। अब इनकी डेफिनेशन में लिख लो, यही सक्रियण ऊर्जा और दहलीय ऊर्जा डाल लो हेडिंग। सक्रियण ऊर्जा इसी में, इसी में डाल लो हेडिंग, डाल लो सक्रियण ऊर्जा इसी फैक्ट में, यही याद कर लेना। सक्रियण ऊर्जा लिखो, क्रियाकारक के अणुओं को, क्रियाकारक के अणुओं को सक्रियत संकुल में क्रियाकारक के अणुओं को सक्रियत संकुल में बदलने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है
उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। फिर लिखो दहली ऊर्जा, लिख लो। दहली ऊर्जा लिखो। क्रियाकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे दहली ऊर्जा कहते हैं। उसे दहली ऊर्जा कहते हैं। उतार लो, एक सारा ग्राफ बना लो, एक सब उतार लो। इस सारा उत्प्रेरक का प्रभाव है। अरे बोलो नहीं।
अरे बातें नहीं, बना लिया ये? अगला डालो उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का तो हो गया प्रकाश की उपस्थिति का प्रभाव। प्रकाश की उपस्थिति या प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। प्रकाशिक तीव्रता का या प्रकाश का प्रभाव। देखो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में ही तीव्र गति से होती हैं, और अगर हम प्रकाश की उपस्थिति में नहीं कराएं उनको तो उनका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था जो प्रकाश है ये इससे क्या आते हैं, फोटोन आते हैं। फोटोन की ऊर्जा निश्चित रहती है, E बराबर h/nu। तो जैसे जैसे प्रकाशिक तीव्रता बढ़ती है तो प्रति सेकंड आने वाले फोटोनों की संख्या भी बढ़ जाती है। अब फोटोन ज्यादा आएंगे तो वो ज्यादा क्रियाकारक के अणुओं को क्या करेंगे, उत्तेजित करेंगे। क्रियाकारक के अणुओं को उत्तेजित करेंगे या विखंडन कराएंगे, जो भी होगा। जैसे यह अभिक्रिया है H2 + Cl2 ये जब अंधेरे में होती है तो बहुत मंद गति से होती है, लेकिन जैसे ही सूर्य की उपस्थिति में कराते हैं सनलाइट में, ये तीव्र गति से होती है। इसका रीजन क्या है, प्रकाशिक तीव्रता बढ़ेगी, प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी, लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो फोटोनों की संख्या भी बढ़ जाएगी। फोटोन की संख्या, और जितने ज्यादा फोटोन आएंगे वो उतने ज्यादा क्रियाकारक कणों को तोड़ देते हैं, उनके बीच के बंधों को तोड़ देते हैं, ऊर्जित कर देते हैं।
उनके मध्य टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है, जिससे उत्पाद भी तेजी से बनने लगता है। तो देखो प्रकाश का प्रभाव, प्रकाश की उपस्थिति का प्रभाव, इसको लिखो। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं प्रकाश विकिरणों की उपस्थिति में तीव्र गति से संपन्न होती हैं। तीव्र गति से संपन्न होती हैं और प्रकाश की अनुपस्थिति में इनका वेग कम हो जाता है। प्रकाश की अनुपस्थिति में इनका वेग कम हो जाता है। लेकिन प्रकाशिक तीव्रता बढ़ने पर प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या भी बढ़ जाती है। प्रकाशिक तीव्रता बढ़ने पर प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या भी बढ़ जाती है। फोटोनों की संख्या भी बढ़ जाती है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन तीव्र हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन तीव्र हो जाती है। ये उदाहरण लिखो। हाँ भाई, अगला लास्ट डालो, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव। अब ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा?
क्या प्रभाव पड़ेगा अभिक्रिया के वेग पर? पता ना है गुरु जी, ऐसे बैठ के पता नहीं, ढंग से बैठ पड़े। पता ना है गुरु, 11वीं क्लास से बस ये आ रहा है, पता नहीं पता नहीं। लड़के रहे फिर पता नहीं है। ताप बढ़ाने पर क्रिया कारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब क्रिया कारक के अणु तेजी से गति करेंगे तो उनके मध्य टक्करों की संख्या भी बढ़ जाएगी। टक्कर बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी। तो अभिक्रिया किसी भी प्रकार की हो, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया किसी भी प्रकार की हो, रासायनिक अभिक्रिया किसी भी प्रकार की हो, किसी भी प्रकार की हो, ताप बढ़ाने पर ताप बढ़ाने पर